सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं आरजे रविंद्र। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थान के शूरवीर शहीद सूबेदार मंगेश सिंह जी हरनावा, उनकी ये कहानी मैं आपके समक्ष आपके लिए लेकर आया हूं और उनके सुपुत्र श्रीमान जितेंद्र जी हमारे साथ में हैं। सर, स्वागत है आपका रेड एफएम पर। थैंक यू। सबसे पहले, क्योंकि मंगेश सिंह हरनावा जी इतना बड़ा नाम, शूरवीर रहे, राजस्थान के जाबाज और कारगिल हीरो रहे, उनकी कुछ यादें, कुछ मेमोरीज अगर आपकी है तो वहां से शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत मैं कारगिल के टाइम में, मेरी उम्र तो कोई ज्यादा नहीं थी जी। तो मेमोरीज हमारी तो घर की जो मेमोरीज है, पिताजी ज्यादातर स्पोर्ट्समैन थे, बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन कोटे से भर्ती हुए थे जी। तो उनका ये कहना था कि मजबूत शरीर ही है और मजबूत मन, यही सैनिक का आधार है और यही उनका हथियार है। तो उनका जो भी था वो हर चीज के अंदर अपने अपने क्योंकि हम लोग राजस्थान से, राजपूत समाज से हैं, बिल्कुल, तो वो हमें इसी के बारे में बताते रहते हैं कि अब महाराणा प्रताप को पढ़ो, कोई भी वीर रस की कहानी पढ़ो, अच्छा, पढ़ना है वो वीर रस के बारे में पढ़ो और बेटा बड़े होके देश की सेवा करना। और उन्होंने 5th क्लास के अंदर अपने फादर को जाके कहा था, बोले मैं फौज में भर्ती हूँ, क्योंकि 1971 वॉर के बाद में फौज की जो भर्तियां आई थी जी, तो पहले फौज में भर्तियां ऐसे नहीं हुआ करती थी। अच्छा। पहले फौज में भर्ती होती थी, गांव में जाते थे, स्कूल में अपना डेरा डालते थे जी, वहाँ पे जो भी बलिष्ठ और जो अच्छे रिष्ट पुष्ट जो होते थे, हाँ, वो मिलते थे, उनको बुलाते थे हाँ, और उनसे पूछते थे कि यार तुम फौज में चलोगे क्या। फिर उनके टेस्ट लिए जाते थे, तो उनके यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन और वो चीज देख के उन्होंने 5th में कह दिया था पिताजी ने दादाजी को जी, कि मैं फौज में भर्ती हूँ। ठीक है। तो पापा ने बोला यार अभी तो तू छोटा है, हाँ, बोले मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती हूँ। फिर मेरे बड़े पापा हैं वो भी फौज में हैं, मेरे नाना जी भी फौज में थे, मेरे दादाजी फौज में नहीं थे और बैड लक हम लोग भी फौज में नहीं है। बाकी अभी लेकिन अब बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। कर रहे हैं। उनके 3 पोते हैं, एक अभी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके ये कर्नल कलसी साहब हैं जी जी, उनके पास में कर रहे हैं। छोटा वाला अभी वो हॉस्टल में है, वो भी फौज के लिए लगा हुआ है। तो हमारे घर में मुझे लगता नहीं है कोई फौज के अलावा कहीं जाने की कोशिश भी कर रहा होगा। तो सर के बारे में बात करें तो मतलब पूत के पांव जो पालने में नजर आ जाते हैं कि शुरू से उनका एक फोकस था, एक लक्ष्य था कि मुझे फौज में जाना है और वहां पे जाकर वो जो लक्ष्य उन्होंने हासिल किया है। तो आप कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन रहते, क्रॉस कंट्री में भी नंबर 1 थे, मैंने सुना। क्रॉस कंट्री में उनका मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कर्नल राज सिंह साहब थे जी, उन्होंने अभी पापा अभी 6 जून पे हम लोग बुलाते हैं, हाँ, हमारा गांव में प्रोग्राम होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज सिंह साहब आए थे, तो मैंने ऐसे पूछने वाले अंकल, सब लोग पूछते रहते पापा के लिए, मैं क्या बताऊं उनको जी। तो बोले यार पापा के लिए बताने के लिए कोई चीजों की कमी है क्या। तो मैंने बोला साहब उनके स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स बोला हॉकी अच्छा खेलता था, फुटबॉल अच्छा, जो पावर गेम्स होते थे उन्हीं में वो पार्टिसिपेट करते थे। बिल्कुल। हॉकी अच्छा खेलते थे, फुटबॉल अच्छा खेलते थे, बास्केटबॉल अच्छा खेलते थे। क्रॉस कंट्री में जब तक वो रहे, मतलब उनकी 20 साल की सर्विस थी, कभी सेकंड नहीं आए, नंबर 1 हमेशा, कभी सेकंड नहीं आए। मतलब आपको मैं बताता हूँ, ड्यू 8 माउंटेन ड्यू मैंने आपसे शेयर भी किया था जी। 8 माउंटेन ड्यू का फर्स्ट नंबर थे, जिसमें 40 बटालियन पूरी दौड़ती है उसके अंदर, उसमें फर्स्ट थे। और राज सिंह साहब ने कहा, बोले यार मंगे जब तू बूढ़ा होता जा रहा है तो अब क्या होगा। बोल साहब जिस दिन सेकंड आऊंगा उस दिन लिख के चला जाऊंगा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। अच्छा जी। तो ऐसे भी चीजें हैं, उन्होंने बताई मुझे। अब उस कारगिल वॉर की बात करते हैं। अब उस पोस्ट का नाम मंगेज पोस्ट हो गया है, उसकी पीछे की कहानी हमें जाननी है। मंगेज पोस्ट आपको मैं बताऊं, तुर्तुक सब सेक्टर के अंदर है जी। तुर्तुक से अपन जंगपाल जाते हैं, जंगपाल से आगे रोड नहीं है, ठीक है, उससे 25 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये 5590 जो चोटी है जी, उसी को मंगेज पोस्ट कहा जाता है। और मंगेज पोस्ट बनने के पीछे कारण ये है कि पहले वो सुना है मैंने कि वो पीओके का ही पार्ट था, तो उसमें जब लड़ते लड़ते वो वहां तक पहुंच गए जी। फिर उसके बाद में उनकी बॉडी रिकवरी करने में भी काफी टाइम लगा था। 3 बार अपनी हमारी यूनिट जो 11 आजरिफ है उसके 3 ऑपरेशन किए उन्होंने, उसमें भी वो बॉडी रिकवर नहीं कर पाए थे क्योंकि वो मशीन गन की रेंज में थे जी जी जी। तो बाद में उसी के नाम पे हनीफुद्दीन सेक्टर का नाम तो लेफ्टिनेंट
हनीफुद्दीन के नाम से रख दिया है, जो टुक सब सेक्टर था पहले, और पापा के नाम से मंगेज पोस्ट के नाम से लिखा जाता है। और सर ये भी एक कहानी है कि मंगेज सर 6 जून को शहीद हुए थे और 5 अगस्त तक आपकी माताजी ने अनशन भी किया था और अन्न जल त्यागा था, और तब जाके पार्थिव देह यहाँ तक पहुंची थी। उसके बारे में बताइए। वो मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा ज्यादा दूर चले गए थे जी, तो बॉडी रिकवर करने में दिक्कत हो रही थी। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि 99 ही ऐसा है जी जिसपे बॉडी जो है वो घर पे आना शुरू हुई थी। उससे पहले जितने भी वॉर हुए उसमें बॉडी घर पे नहीं आती थी, जिसके बाद में हो सकता है वो, अब देखो थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इसमें कि अटल जी को फिर वो ताबूत घोटाले में भी बोला गया, जबकि ताबूत घोटाला क्या था। उससे पहले तो क्रिमिनलशिप के पैसे भी जो लिए जाते थे वो गवर्नमेंट बंदे की तनख्वाह से काटती थी। फर्स्ट सैलरी से आर्मी मैन की फर्स्ट सैलरी से उसके क्रिमिनलशिप का पैसा कटता है, फर्स्ट सैलरी से। और आप जो बता रहे हैं वो 72 दिन मम्मी ने खाना नहीं खाया था जी। उसमें पानी पीते थे वो, खाना उन्होंने इसलिए नहीं खाया कि हम लोगों के ये है कि जब तक चेहरा नहीं देखते जब तक खाना नहीं खाते। बिल्कुल। तो बस वही था वो, लेकिन अब वो ज्यादा दूर थी इसलिए वो ज्यादा दिन तक उनको वेट करना पड़ा जी। बाकी हाँ, भैरव सिंह जी साहब भी आए थे, वसुंधरा जी भी आए थे, उन्होंने भी उनको वो किया था कि आप खाना खा लो, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। फिर भैरव सिंह जी साहब ने और वसुंधरा मैडम ने दोनों ने मैडम मम्मी के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स, और उनका वो हर शाम को उसका ब्यौरा लेते थे कि उनकी कितना हेल्थ में कितना सुधार है, क्या दिक्कत हो रही है। तो हाँ, मम्मी ने काफी वेट किया उसके लिए। 5 अगस्त को बॉडी आई, 8 अगस्त के 5 अगस्त को रिकवरी हुई, 8 अगस्त के आसपास उनका दाह संस्कार हुआ। और जब पार्थिव देह पहुंच चुकी थी यहाँ पे, वो आलम आपके जहन में उस वक्त, क्योंकि आप छोटे थे, क्या चल रहा था आपके माइंड में? कुछ ऐसी चीजें जब शेयर करना चाहें। बॉडी, क्योंकि मैंने उतना मैं समझता भी नहीं था उस टाइम, तो मैं छोटा था, तो मेरे को तो ये लग रहा था कि पापा वापस आ जाएंगे। अच्छा। तो दिमाग में केवल एक ही था कि नहीं पापा तो ऐसे ही कह रहे हैं, पापा इधर उधर कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप उसकी मेमोरी की बात करें तो मैंने मेरे गांव में इतने आदमी कभी नहीं देखे। स्कूल की छत, गांवों की छतें, सड़कों पे इतने आदमी थे जो उनको अंतिम दर्शन देने आए थे। मुझे लगता है कि आज भी हमारा गांव बहुत बड़ा है, लगभग 4,500-5 हजार की वोटिंग है, तो बहुत बड़ा गांव है, लेकिन इतने आदमी मैंने कभी नहीं देखे। और फिर उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी शस्त्र और वो करके जो हमारा यूनिट का था प्रोसीजर था उन्होंने किया, फिर उनके दाह संस्कार। और दाह संस्कार जहाँ हुआ वहीं पे अब पापा की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। आप कभी आइए वहाँ पे, हमारा बगीची बोलते हैं उसको, तो पापा की बगीची देखिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और क्योंकि जब परिवार का मुखिया इस तरह चला जाता है, अब मैं थोड़ा पारिवारिक बात करता हूँ, उसके बाद की लाइफ कैसी रही थी? आपकी पढ़ाई हुई पूरी है, उसके बाद आप बिजनेस में आए, वो लाइफ कैसी रही थी आपकी उनके जाने के बाद? हमारी मम्मी ने बहुत अच्छे से संभाला। पहले भी वैसे तो आर्मी में वाइफ वो होती है, वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 2 साल साथ रहते हैं, 2 साल फील्ड में रहते हैं जी, तो लगभग संभालने वाला काम मम्मी के पास ही था, और उन्होंने अच्छे से किया। मैं केवी से पढ़ा हूँ। मैंने आपको बताया कि पापा की डेथ और मेरी 10th दो मार्कशीट पे सेम नंबर है, 6 जून 1999। तो मम्मी ने बहुत अच्छे से संभाला, हमें इस लायक बनाया कि हम आप लोगों के पास आके बैठे। और आप अभी डेट ऑफ बर्थ के बारे में चर्चा चल रही थी, उसके बारे में बताएं, सबकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। पापा 2 अक्टूबर 1958, गांधी जयंती जी, पापा का जन्मदिन। बिल्कुल। मेरे से बड़े हैं, गिरवर सिंह नाम है, और उनका 15 अगस्त 1981 जी, और मेरा 14 नवंबर 1983 बाल दिवस। तो सबका यूनिक डेट है, मतलब पूरे परिवार में। हाँ, ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट इसे कह सकते हैं। अच्छा, आप अब जब फिर बड़े हो गए, समझदार हो गए, और सब बातें मालूम चली, कारगिल वॉर के बारे में मालूम चली, एज ए कारगिल हीरो सर को हम कहते हैं, तो उस वक्त आपने कोई प्रण लिया था, कोई ऐसा मोटिवेशन आपने जो बच्चों को दिया, या आपको लगता है कि ये चीज जो है पर्टिकुलर उस डेट पे मैं करता हूँ, वो चीज हमें बता सकते हैं आप? 6 जून तो हम क्या, मतलब हमारे जो भी एरिया में जो भी लोग हैं जी, सब मनाते हैं। प्रण में तो हम लोगों का ये है कि इसको हम इस नाम को चलाते रहें, कि हम लोग ये
पापा के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे जोटवाड़ा में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे शहीद मंगेश सिंह पार्क भी है। पापा के नाम से हम लोगों ने एक नगर डेमो का एक सर्किल है जिसको बोरिंग चौराया कहलाया जाता, अब वो शहीद मंगेश सिंह चौराहे के नाम से है। तो ऐसे छोटे मोटे हम लोग करते रहते हैं जितना हम लोग कर सकते हैं, उनके जितना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और वैसे प्रण हमने यही लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे तीनों बच्चों को, मेरे बड़े भैया के भी एक बच्चा है, बीच वाले भैया के भी एक बच्चा है, एक मेरा बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि तीनों फौज में जाएं, क्योंकि हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि हम लोग ज्वाइन कर पाए। फिर मम्मी ने, अब हमने मम्मी को भी बोला है कि मम्मी 2 पीढ़ी फौज में थी, 1 पीढ़ी नहीं है, अब तो कंटिन्यू करो, लेगेसी खत्म हो जाएगी। तो मम्मी ने भी अब उसके लिए रेडी हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बोले जाओ। और कुछ मेमोरेबल लाइंस जो हैं वो शेयर की थी आपने कि एक ट्रेन की घटना ही बताई थी, उस बारे में बताएं। ये अपने राम मंदिर वाला जो था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला जो विवाद है, उस टाइम हम लोग फैजाबाद में ही थे, फैजाबाद वहीं से पास में पड़ते, तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे। तो वहाँ पे मरुद्र एक्सप्रेस है, उससे हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ पे पूरी ट्रेन ही लूट ली गई थी। तो उसमें मम्मी का कुछ सोना और ये चीज़ें थी वो चली गई थी, तो मम्मी थोड़े डल थे। तो पापा ने ये कहा था, बोले कि जेवर की क्या चिंता करती, जेवर वापस बना लेंगे। तो उन्होंने एक कही थी कि बोले क्या ना, एक लाइन कही थी उन्होंने, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन गुस्सा अक्ल को खा जाता है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है जी, अहंकार मन को खा जाता है, ठीक है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत ईमान को खा जाता है। रिश्वत, हाँ, इंसाफ था या ईमान? इंसाफ, हाँ। और लालच ईमान को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा जेवर आपकी अपनी मेहनत है, और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपका अपना निश्चय है। तो अभी भी मम्मी को जब भी बात आती है, वो उन्होंने लिख के कटिंग लगा के हमारे एल्बम में लगा हुआ है वो। अच्छा। वो लगा हुआ है उस पे, उस टाइम पापा हौलदार थे, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें वो लिखा हुआ है, और प्रोफेसर हौलदार मंगेश सिंह, उनके खुद के हाथ से लिखी हुई है, उनके हाथ से लिखा हुआ है। कुछ सामान उनका जो यहाँ पे रहा है आज भी, वो आपके पास में होगा, माता जी के पास में होगा, उन सामानों की चर्चा करें। वो चीजें, कोई ऐसा संदूक, कोई बॉक्स उनका, कोई चिट्ठियां छोड़ी आपके लिए? या चिट्ठियां तो मेरे कलेक्शन में नहीं है, लेकिन हाँ सामान तो बोलते ही पहले वो थे कि फौजी के बिस्तर आ गए। बिस्तर का मतलब शहीद हो गया। अच्छा। पहले बॉडी नहीं आती थी, बिस्तर ही आते थे। अच्छा। तो उनकी बेडिंग है, और उनके बक्स में जो भी उनके जो थे ड्रेसेस हैं, वो चीज़ें हम लोगों के पास हैं, अभी भी हम कैरी कर रहे हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, लेगेसी है, बच्चों को दिखाते हैं, बिल्कुल, आने वाले जनरेशन के लिए मोटिवेशन है। अभी हम भी कोशिश तो कर रहे हैं कि पापा की तरह बिहेव करते हैं, कि उनको बच्चों को यही सिखाते हैं। जी। जैसे पापा के पास में 4 मेडल हैं, जिसमें वीर चक्र सबसे बड़ा है, जो इनको करगिल में मिला है, और पापा शांति सेना में भी थे, जो अपनी श्रीलंका गई थी। अच्छा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी थे, और उसके अलावा नागालैंड में एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी थे, ओपी में एक बुदूत में भी थे। तो पापा के पास में 3 सेना मेडल है, एक वशिष्ठ सेवा मेडल है, और एक हाई एल्टीट्यूड मेडल है, जिसमें मैंने आपको बताया था सेकंड ग्लेशियर, जिसका सियाचिन ग्लेशियर के नाम से सुना हो, उसकी 3 पहाड़ियां हैं। उसमें जो सेकंड ग्लेशियर बोलते हैं वो सबसे ऊंचा है, उसमें नॉर्मल आदमी 120 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता जी। तो वहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी, कोई पापा के साथ में सिखलाई यूनिट के कोई वो थे, तो वो उनके जूनियर थे, उन्होंने वहाँ पे सेविंग करने की जिद कर ली। अच्छा। तो उन्होंने मुंह धोया तो वो बर्फ जम गई, तो उनको हेलीकॉप्टर से फिर नीचे ले जाया गया। तो पापा ने, उनका टेन्योर भी 60 डेज का उन्होंने किया था। तो उनके पास में इस चीज़ का भी एक अवार्ड है कि वो 180 दिन वहाँ रहे थे। और उसके बाद वो नीचे उतरने के बाद में वापस आए थे। ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ, अप्रैल मई 1999 की जी। और उसके बाद में कारगिल वॉर स्टार्ट हो गया। तो पापा वहीं थे, तो उनकी यूनिट को वो टास्क दिया गया था 55-90 को जीतने का। तो उसमें केवल पेट्रोलिंग पार्टी थी, ये तो केवल रेकी टूर पे थे। बिल्कुल। तो फिर इनका थोड़ा दुश्मन से सामना हुआ, तो उधर 7 जो पाकिस्तानी सोल्जर थे, या घुसपैठिया बोल सकते अपन, उनको मार गिराया। इसमें हमारे हनीफुद्दीन साहब, परवेश भैया हमारे साथ खूब खेले हुए हैं वो। अच्छा। मेरे से 3 या 4 साल ही बड़े थे वो, मतलब 18 के थे वो। परवेश भैया और पापा ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
और सर तो इतनी बहादुरी से लड़े थे कि आपने बताया कि लड़ते लड़ते आगे भी चले गए। तो हाँ, पापा ये इसीलिए बताया ना मैंने आपको कि उनको 3 ऑपरेशन फेल हुए थे हमारे यूनिट के, उनकी बॉडी रिकवरी करने के लिए, और जो बॉडी में आने का जो समय लगा उसके पीछे भी कारण यही है। वो कितना प्रयास लगा था अपना बॉडी को वापस लाने के लिए? बॉडी को वापस लाने के लिए प्रयास तो देखो, हमारी यूनिट, हम लोग है ना फौजी हैं, तो हम समझते हैं कि उधर वो अपना प्रयास कर रहे हैं जी। क्योंकि आप ये मानिए कि यूनिट जो चलती है वो हौसले पे चलती है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो किसी दिन मेरा नंबर आएगा, मुझे भी कोई छोड़ के चला जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनिट चलती है यूनिटी से। वहाँ पे अगर मैंने आपको कुछ कह दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि यह बुरा मानने वाली बात है। उधर ये चलता, बोले ठीक है मेरा बड़ा भाई है वो, और वहाँ पे भाई की तरह बिहेव करते। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे मित्र हैं और वैसे मेरे बड़े भाई भी हैं, मानविंदर सिंह नाम है उनका, कर्नल मानविंदर सिंह जी। उनके वाइफ अभी आए हुए यहाँ पे, क्योंकि दादा भी पोस्टिंग DRDO में है, ठीक है, तो भाभी साहब यही हैं। तो उनके जूनियर हैं जो भैया हैं, बड़ी हैं, सहायक हैं, वो अपने बच्चे को अभी इसमें कोई इंस्टीट्यूट में डाला उन्होंने। अच्छा। आर्मी, उसके सैनिक स्कूल के लिए जी, जी, जी। तो उनका जो रूम देखने गए, वो भाभी साहब देखने गए कि जो ये परिवार यहाँ पे रह पाएगा नहीं रह पाएगा। तो आप देखिए कि कहाँ कर्नल पोस्ट का बंदा और कहाँ सिपाही पोस्ट का बंदा, तो कॉम्बिनेशन उस तरीके से है। और अभी गवर्नमेंट की बात करें अपन, हाँ। तो गवर्नमेंट ने हमें आर्थिक रूप से बहुत सहयोग किया है, ऐसा नहीं है। पापा के नाम से पेट्रोल पंप भी है जी, शहीद मंगेश सिंह जोटवाड़ा में पेट्रोल पंप है, कालवा रोड के ऊपर। लेकिन आर्थिक रूप के साथ में अगर मानसिक और वो चीजें दी हैं तो वो हमारी यूनिट ने दी है। हाँ, मेरा एक नंबर है, आपके पास में भी है, उस नंबर पे मुझे हर 15 दिन में यूनिट से फोन आता है। अच्छा। और अभी भी आता है जी, कि आप देख ले 99 से लेकर 2013 में अपन है, 23 में है, आप 24 साल बाद में भी हर 15 दिन में मेरे पास फोन आता है कि मैडम कैसे हैं, हालचाल जानने के लिए। हाँ, हालचाल जानने के लिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई आपकी ऐसी चीज हो जो बाकी है, जो आपको सरकार से लेनी हो, सरकार ने नहीं दी हो, इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो वो ज्यादा जरूरी है। पैसा तो ठीक है, बन ही जाएगा। तो सर बहुत सारी बातें हुई, कारगिल वॉर को लेके बातें हुई हैं, और आपके पिताजी को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या एक मैसेज आप सबको देना चाहते हैं? मैसेज पापा वाला ही है, सबसे पहले देश, उसके बाद सब कुछ। क्या बात। और मैं भी उसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है फौजी बन के ही देश की सेवा की जा सकती है। आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से जो भी कर रहे हैं, अगर आप सफाई कर रहे हैं, आप मेहनत और ईमानदारी से करें, आपका देश भी स्वच्छ होगा। आप रेडियो पे आपको लोग सुनते हैं जी, आप भी अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें। देश को मैसेज दें कि अभी भी आप कर ही रहे हैं, हमको आपने बुलाया है और आपने इतनी बातें की हैं, तो आप अपना काम तो कर ही रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना काम देश को सोच के करें, इंडिविजुअली सोच के ना करें। जो एक फौजी सोचता है, फौजी केवल यूनिट के बारे में सोचता है, उसके ऊपर उसका कोई मतलब नहीं है। यूनिट के बाद में, यूनिट के ऊपर जो भी है वो ब्रिगेड वाले सोचते हैं, ब्रिगेड वाले ड्यू के बारे में सोचते हैं, फिर रक्षा मंत्रालय तक चली जाती है अपने आप गाड़ी घूमते घूमते। अपना काम करते रहेंगे तो सब कुछ सटीक हो जाएगा। तो ये थे जितेंद्र जी, जिनकी कहानी और इनके पिताजी की कहानी, शहीद सूबेदार मंगेश सिंह हरनावा की कहानी हमने जानी है कारगिल विजय दिवस के ऊपर। वीर चक्र से सम्मानित ऐसे शूरवीर, राजस्थान के ऐसे जाबाज, इनको बार बार हम सैल्यूट करना चाहेंगे और जय हिंद बोलना चाहेंगे। जय हिंद। रेड FM बजाते रहो।